नमस्कार। ये डेटा क्या कहता है कि एक नए एपिसोड में आपका स्वागत है। राजनीति का अपराधीकरण किस तरह से बढ़ता जा रहा है। कितने हमारे एमएलएज, एमपीज या फिर मिनिस्टर्स आपराधिक मामलों में दोषी पाए गए हैं, यानी कि अक्यूज्ड हैं। और इस स्थिति के लिए कौन लोग जिम्मेदार हैं? क्या हम भी जिम्मेदार हैं? इस स्थिति के लिए शायद सबसे ज़्यादा जो लोग रिस्पॉन्सिबल हैं वो हम लोग ही हैं, यानी कि पब्लिक या वोटर्स। हम लोग बात करते हैं, पढ़ते हैं, डिस्कशन करते हैं, डिबेट करते हैं, लेकिन जब वोट देने का समय आता है तो शायद ही हम लोग ये देखते हैं कि हम किसको वोट कर रहे हैं या उनकी कोई क्रिमिनल बैकग्राउंड है या नहीं। आप सब लोगों से एक निवेदन है मेरा कि ये एपिसोड आप अंत तक देखें, चाहे वो कितना ही लंबा क्यों ना हो गया हो, क्योंकि ये एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट विषय पर मैं बात कर रहा हूँ। और जैसा कि आप अंत में देखेंगे, इस पे ना सरकार कोई काम करेगी, ना ही जुडिशरीज काम करेंगी, और रह गई पब्लिक। तो हम और आपको ही अब कोई आगे का निर्णय लेना है कि कैसे हम बढ़ेंगे। शुरू करने से पहले एक छोटा सा डिस्क्लेमर, ये डेटा मैंने इलेक्शन कमीशन की साइट से लिया है और या फिर एसोसिएशन ऑफ डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स ADR उनकी साइट से लिया है। और उन लोगों ने ये डेटा जो है वो नॉमिनेशन पेपर्स में जो कैंडिडेट्स अपने एफिडेविट फाइल करते हैं वहाँ से ये लिया गया है। दूसरी चीज़, अगर कहीं पे क्रिमिनल शब्द का इस्तेमाल मैं कर रहा हूँ, उसका मतलब है अक्यूज, ना कि कन्विक्टेड। और एक पॉइंट और है कि ये जो डेटा सेट है जो भी मैं यूज़ कर रहा हूँ, इसकी एक तारीख होती है। ये ज़रूरी नहीं कि वो स्थिति आज भी हो। तो आज की स्थिति के लिए आपको एडवाइस है कि आप इलेक्शन कमीशन की साइट देखें। सबसे पहले इस बारे में देखते हैं कि सरकार क्या कर रही है। तो सबसे पहले मैंने लोकसभा की साइट पे ये सर्च किया कि क्या कभी किसी सदस्य ने राजनीति के अपराधीकरण पर लोकसभा में कोई प्रश्न उठाया है या नहीं। तो एक प्रश्न केवल मिला है जो कि फरवरी 2018 में श्रीमती रीति पाठक, जो कि मध्य प्रदेश से लोकसभा की सदस्य हैं, उन्होंने उस समय पूछा था लॉ एंड जस्टिस मिनिस्टर से कि क्या गवर्नमेंट कोई ऐसे ठोस कदम उठाने जा रही है घोर अपराधियों को इलेक्शन से बाहर रखने के लिए, और इसके उन्होंने डिटेल्स पूछे थे। थोड़ा सा रीति पाठक जी के बारे में जान लें। रीति पाठक जी लोकसभा की सदस्य हैं सिद्धि मध्य प्रदेश से। ये बीजेपी की सदस्य हैं और इन्होंने बीजेपी के मंत्री से ही ये सवाल पूछा था, जो अपने में एक बहुत बड़ी बात है। अब मंत्री जी का रिस्पांस देखिए। ये उस तत्कालीन जो मंत्री थे लॉ एंड जस्टिस के, श्री PP चौधरी, पहली चीज़ पूछा कुछ, बताया कुछ जा रहा है। वो रेफ़र कर रहे हैं पीपल्स रिप्रेजेंटेशन एक्ट 1951 को। वो सबको पता है, और उसके सेक्शन 8 में कि जो कोई कन्विक्ट हो जाता है उसको 6 साल इलेक्शन नहीं लड़ सकता है। ये तो पूछा ही नहीं गया था। दूसरी चीज़ उन्होंने मेंशन की कि इशू ऑफ इलेक्टोरल रिफॉर्म्स को एक लॉ कमीशन को सन 2013 में रेफर किया गया था। कमीशन की रिपोर्ट सरकार को आई थी और उस पर अभी हम लोगों ने कोई निर्णय नहीं लिया है। इट इज़ अंडर एग्जामिनेशन। ये बताना भूल गए कि वो किस समय वो रिपोर्ट आई थी। वो रिपोर्ट आई थी फरवरी 2014 में। उसके बाद सरकार बदल गई और ये एक तरह से कोल्ड स्टोरेज में ये रिपोर्ट चली गई है। और बीजेपी की सरकार यूपीए सरकार की किसी भी रिपोर्ट पर अमल क्यों करेगी? फरवरी 2014 की इस रिपोर्ट का टाइटल था इलेक्टोरल डिस्क्वालिफिकेशंस। इसका भी एक कारण था, क्योंकि रेफ़र किया गया था इलेक्टोरल रिफॉर्म्स के लिए ये केस कमीशन को, और उन्होंने केवल इलेक्टोरल डिस्क्वालिफिकेशंस पर रिपोर्ट बनाई थी। इस कमेटी के चेयरमैन थे ऑनरेबल जस्टिस AP शाह,
जो कि दिल्ली हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस रह चुके थे, और ये वही जज हैं जिन्होंने होमोसेक्सुअलिटी को डीक्रिमिनलाइज किया था। जस्टिस शाह ने ये रिपोर्ट उस समय जो हमारे लॉ मिनिस्टर थे श्री कपिल सिब्बल को एक चिट्ठी के साथ ये सबमिट की थी 24 फरवरी 2014 को। उस चिट्ठी में जस्टिस शाह ने सुप्रीम कोर्ट के एक ऑर्डर का जिक्र किया था, पब्लिक इंटरेस्ट फाउंडेशन एंड अदर्स वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। इस केस का हवाला देते हुए सुप्रीम कोर्ट ने लॉ कमीशन को ये बोला था कि आप जल्दी से 2 चीज़ों पर आप अपनी रिपोर्ट दें। पहला था कि क्या डिस्क्वालिफिकेशन केवल कन्विक्टेड कैंडिडेट्स का होना चाहिए या कोई और मैकेनिज़्म होना चाहिए, और दूसरा उन्होंने बात की थी जो अगर कोई फॉल्स एफिडेविट या एफिडेविट में झूठ बोलता है तो उन लोगों का क्या होना चाहिए। इसीलिए ये एक एवरेज रिपोर्ट दी गई थी, ये करीब 250 पेज की है और ये लॉ कमीशन की वेबसाइट पर अवेलेबल है। ये बैकग्राउंड मैंने सिर्फ आपको इसलिए दिया है कि मैं इस रिपोर्ट का एक पैरा आपको बताना चाहता हूँ, जिससे आप ये समझ लेंगे कि हमारे राजनीतिक दल कितना इसमें रुचि रखते थे इस मामले में। उस रिपोर्ट का ये एक पैरा है जिसमें जस्टिस शाह की कमेटी ने एक नेशनल कंसल्टेशन इसके लिए किया था। उन्होंने काफ़ी सारे लोगों को बुलाया था, मीडिया से, पॉलिटिकल पार्टीज़, स्टूडेंट यूनियन, प्राइवेट पार्टी, सबको बुलाया था। और उसमें से जो राजनीतिक दल हैं उसमें केवल कांग्रेस, एनआर कांग्रेस, झारखंड स्टूडेंट्स यूनियन, बीजू जनता दल, सीपीआई, सीपीएम, एनसीपी, जेएनके की पैंथर्स पार्टी, राष्ट्रीय लोकदल और तेलंगाना राष्ट्रीय समिति केवल इस मीटिंग में आए थे। उन्होंने ये अंडरलाइन किया कि जितनी भी नेशनल और रीजनल पार्टीज़ थीं सबको इनवाइट किया, लेकिन ज़्यादातर ने ये अटेंड नहीं किया है। अब बात करते हैं क्रिमिनल डेटा यानी कि अक्यूज़ लोगों का जो डेटा है उसके बारे में। मैं मेंबर ऑफ पार्लियामेंट का डेटा प्रस्तुत करूंगा और कुछ 3-4 स्टेट्स का भी, जिससे आपको एक पूरा वाइड कवरेज हो जाएगा इस इश्यू को समझने के लिए। हमारी 17वीं लोकसभा में 543 सदस्य हैं, जिसमें से 234 के खिलाफ क्रिमिनल केसेस चल रहे हैं, यानी कि 43%। इनके खिलाफ 1037 केसेस हैं और एवरेज केस पर एमपी इस हिसाब से बनता है 4.4 टॉप 10 केसेस वाले मेंबर ऑफ पार्लियामेंट्स की लिस्ट यहाँ पर मैं दिखा रहा हूँ। ये केवल इसलिए दिखा रहा हूँ कि यहाँ पे आप जो पहले नंबर पे हैं उनके खिलाफ 204 केसेस रजिस्टर्ड हैं। ये केरला से इंडियन नेशनल कांग्रेस के सदस्य हैं, इडुक्की से आते हैं एडवोकेट डीन कुरियाकोस। इनकी उम्र भी कोई ख़ास बड़ी नहीं है, ये शायद केवल 41 साल के हैं, लेकिन अगर आप माई नेता पर जाएंगे तो ये सारे केसेस वहाँ पर लिस्टेड हैं और एक केस में ये कन्विक्टेड भी हो चुके हैं। अब देखते हैं पार्टी वाइज जो क्रिमिनल अक्यूज्ड मेंबर ऑफ पार्लियामेंट्स हैं उसका डेटा। इस ग्राफ में ये ब्लू लाइन जो है ये नंबर ऑफ सीट्स है, लाल लाइन एमपीज विद क्रिमिनल केसेस, और जो ये पिंक लाइन है ये कितने प्रतिशत एमपीज हैं उस पार्टी में जो कि क्रिमिनल, जिनके अगेंस्ट क्रिमिनली अक्यूज्ड केसेस हैं। तो बीजेपी के 303 मेंबर्स हैं, उसमें से 116 के अगेंस्ट कोई ना कोई केस दर्ज है। कांग्रेस के 52 हैं, उनके अगेंस्ट 29 केस है। जेडीयू 16 और 13 केसेस हैं। इस तरह से सारी कुछ मेजर पार्टियाँ यहाँ पे मैंने लिस्ट की हैं। अगर आप प्रतिशत ऑफ एमपीज देखें तो ये 100% है लोक जनशक्ति पार्टी। उनके 6 एमपीज हैं और 6 के खिलाफ कोई ना कोई केस चल रहा है। बीजेपी के 38% हैं, कांग्रेस 56 और जेडीयू के 81% एमपीज के खिलाफ केसेस दर्ज हैं।
234 जो क्रिमिनली अक्यूज्ड मेंबर ऑफ पार्लियामेंट्स हैं उसका ब्रेकअप इस फिगर में मैंने दिया है। 234 में से 116 बीजेपी में है यानी कि करीब 50%। उसके बाद कांग्रेस में 29 जो कि 12% है। उसके बाद एकदम से ये फिगर गिर जाता है। तो जो टॉप 10 पार्टीज़ हैं क्रिमिनली अक्यूज्ड एमपीज़ की, वो करीब 91% टोटल जो केसेस हैं वो पहले 10 पार्टीज़ में ही हैं। और ये 234 मेंबर ऑफ पार्लियामेंट किन राज्यों से आते हैं ये देखिए, शायद आपको आश्चर्य होगा। ये जो पिंक लाइन है ये है प्रतिशत, परसेंटेज ऑफ एमपीज़। तो सबसे ऊपर इसमें केरला है जहाँ के 90% एमपीज़ के खिलाफ कोई ना कोई केस चल रहा है। उनके 20 एमपीज़ हैं, उसमें से 18 के खिलाफ केसेस दर्ज हैं। हम आगे एनालाइज करेंगे केरला को और बिहार को जो कि टॉप 2 हैं इसमें फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ परसेंटेज। और इसके अलावा हम करेंगे पंजाब और उत्तर प्रदेश को, जो दोनों स्टेट्स इस वक्त जिसमें इलेक्शन हो रहा है। एक बार इस ग्राफ को आप जल्दी से फिर से देख लीजिए। यहाँ पे मैंने दिखाया है टॉप 10 स्टेट्स जहाँ से क्रिमिनल अक्यूज्ड एमपीज़ आते हैं। इसमें 5 दक्षिण भारतीय राज्य इस सूची में हैं: केरला, तमिलनाडु, आंध्रा, तेलंगाना और कर्नाटका। तो ये एक बहुत आश्चर्य की बात है क्योंकि जनरली ये माना जाता था कि दक्षिण भारत के राज्य जो हैं वो बेटर गवर्नड हैं। अब चलते हैं राज्यों की ओर। मैं बात करूंगा बिहार और केरला की, जो कि टॉप 10 की सूची में ये सबसे ऊपर हैं, जहां से प्रतिशत के अनुसार 80-90% क्रिमिनल अक्यूज्ड एमपीज़ आते हैं। दूसरा बात करूंगा मैं पंजाब की और उत्तर प्रदेश की। यहाँ पे अभी चुनाव हो रहे हैं तो इसको देखेंगे कि यहाँ पे आज की सिचुएशन क्या है। तो सबसे पहले देखते हैं बिहार। यहाँ पे जो ग्राफ आपको मैं दिखा रहा हूँ उसमें हरे लाइन जो है वो दर्शाता है नंबर ऑफ सीट्स उस असेंबली में। ऑरेंज लाइन एमएलएज विद क्रिमिनल केसेस, ये ऑरेंज लाइन है, और लाल लाइन है कितने केस हैं। तो यहाँ पे बिहार में 241 असेंबली सीट्स हैं, 163 एमएलएज अक्यूज्ड हैं जिनके ऊपर 644 केसेस हैं। 68% एमएलएज अक्यूज्ड कैटेगरी में आते हैं। एवरेज केस पर एमएलए 4 का है। सबसे ऊपर यहाँ पर आरजेडी है, उसके बाद भाजपा है, फिर जेडीयू, फिर कांग्रेस और फिर सीपीआईएम वगैरह इत्यादि पार्टियां आती हैं। बीजेपी यहाँ पर दूसरे नंबर पर है। हालांकि केस सबसे ज़्यादा आरजेडी के एमएलएज पर चल रहा है। मैं इसी ग्राफ को थोड़ा जूम इन करके आपको टॉप 5 दिखा देता हूँ। आरजेडी सबसे ऊपर है, 74 उनके एमएलए हैं, 54 उसमें से जिनके ऊपर क्रिमिनल केसेस चल रहे हैं, 257 केसेस उन पर हैं। दूसरे नंबर पर भाजपा है, 73 सीट्स हैं, 47 उनके एमएलएज के ऊपर क्रिमिनल केस है और 136 केस चल रहे हैं। इसके बाद जेडीयू, कांग्रेस वगैरह ये टॉप 5 कैटेगरी में पार्टीज आती हैं। दूसरा राज्य देखेंगे केरला। केरला में 140 सीट्स हैं, अक्यूज्ड एमएलएज 96 हैं जिनके ऊपर 476 केस चल रहे हैं और 69% एमएलएज अक्यूज्ड कैटेगरी में आते हैं। एवरेज केस पर एमएलए यहाँ 5 है, बिहार से 1 बढ़कर। इसको अगर हम जूम इन करें तो सबसे ऊपर यहाँ पे सीपीएम आता है जिनके पास 62 सीट्स हैं, 44 एमएलए के ऊपर केस चल रहे हैं और 176 केस चल रहे हैं। दूसरे स्थान पर कांग्रेस है जिनके एमएलएज 20 एमएलएज पर 176 केस इन पर भी चल रहे हैं। उसके बाद सीपीआईएम, इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग और इंडिपेंडेंट्स आते हैं। अब देखते हैं पंजाब, जिसका डेटा थोड़ा आश्चर्यजनक है। पंजाब में टोटल सीट्स हैं 117, उसमें अक्यूज्ड एमएलएज केवल 16 हैं जिन पर सिर्फ 26 केस चल रहे हैं। तो इंडिया के स्टैंडर्ड से तो ये बहुत ही कम है। केवल 14% एमएलएज अक्यूज्ड हैं और एवरेज केस पर एमएलए 1.63 पर है।
यहाँ पर सबसे ऊपर कांग्रेस है जिसके पास 77 सीट्स हैं और उनके 9 एमएलए पर केसेस चल रहे हैं। दूसरे स्थान पर आप है जिसमें केवल 4 एमएलए पर केस चल रहे हैं। देखते हैं डेटा उत्तर प्रदेश का। ये उस असेंबली का है जो अभी हाल ही में भंग हुई थी और नए इलेक्शंस अनाउंस किए गए थे। यूपी में 402 सीट्स हैं, उसमें से 144 एमएलए अक्यूज्ड कैटेगरी में हैं जिनके ऊपर 449 केसेस चल रहे हैं। 35.8% एमएलए अक्यूज्ड हैं। एवरेज केस पर एमएलए 3.1 का है। और ये आश्चर्य की बात हो ना हो, आपको मेरे को नहीं है कि बीजेपी सबसे ऊपर है इस कैटेगरी में, जिनके 114 एमएलए के ऊपर क्रिमिनल केसेस अभी चल रहे हैं। 311 सीट्स थी और इनके ऊपर 322 मुकदमे चल रहे हैं। दूसरा स्थान एकदम से गिर जाता है जो कि सपा का है। 47 सीट्स थी, 15 के ऊपर केस हैं, 45 केसेस चल रहे हैं। बसपा, अपना दल, कांग्रेस, इनके इत्यादि बहुत कम लोगों के ऊपर क्रिमिनल केस है। मेजर पार्टी केवल यूपी में जिनके ऊपर क्रिमिनल केसेस हैं वो बीजेपी ही है। तो ये फिगर आप याद रख लीजिएगा, 35.8 ये है एक्यूज्ड एमएलएस की प्रतिशत उस असेंबली में उत्तर प्रदेश में जो हाल ही में भंग हुई है। अब यूपी का डेटा देखते हैं जो कि अभी इलेक्शंस हो रहे हैं और वो डेटा है कैंडिडेट्स के क्रिमिनल रिकॉर्ड का। तो ये है डेटा उत्तर प्रदेश 2022 के इलेक्शन के कैंडिडेट्स का। इस ग्राफ पे थोड़ा सा मैं टाइम लूँगा और ये ध्यान से देखिए। पहली चीज़ तो ये एकदम से देखिएगा जो लगता है कि पिछले बार केवल बीजेपी के सदस्य का क्रिमिनल रिकॉर्ड ज़्यादा था। इस बार लगभग सभी पार्टियों ने ऐसे कैंडिडेट्स उतारे हैं जिनका क्रिमिनल रिकॉर्ड ज़्यादा है। वो बीएसपी भी है, कांग्रेस भी है, बीजेपी और सपा और आप, इन तीनों ने ज़्यादा ऐसे कैंडिडेट्स इस बार चुने हैं। इसलिए अगर आप यहाँ परसेंटेज देखें तो पिछले असेंबली में 38% क्रिमिनल रिकॉर्ड वाले एमएलएस थे। इस बार 42% के अगेंस्ट केसेस चल रहे हैं। ये डेटा है फेज़ 1 से फेज़ 6 तक के जो कैंडिडेट हैं। पहले 6 फेज़ों का एनालाइज किया है, 349 लोगों का, 1655 कैंडिडेट्स का डेटा एनालाइज किया है और इसमें से 690 लोगों के क्रिमिनल केस चल रहे हैं। तो क्या ये ज़रूरी है कि इलेक्शन जीतने के लिए ज़्यादा क्रिमिनल केस वाले अगर एमएलएस को खड़ा करें तो आपके चांसेस ज़्यादा होते हैं? ऐसा ये शायद ये पार्टीज़ मानने लगी हैं। अब मैं आपको एक और डेटा दिखाता हूँ जिसके बारे में जानकारी बहुत ज़रूरी है। ये डेटा है उन एमएलए कैंडिडेट्स का जिनके ऊपर सीरियस क्राइम का आरोप है। उत्तर प्रदेश में जैसा देखा, पहले 6 फेज़ में 690 लोग अक्यूज़ थे, उसमें से 230 एमएलए कैंडिडेट्स जो हैं वो सीरियस क्राइम के अक्यूज़ड हैं, यानी कि 33%। तो ये क्राइम्स, सीरियस क्राइम कौन से होते हैं? मर्डर में 30 लोग अक्यूज़ड हैं, अटेम्प्ट टू मर्डर में 134, क्राइम अगेंस्ट वुमन, औरतों के खिलाफ जो क्राइम है उसमें 58 लोग, रेप में 8 लोग और रेड अलर्ट कॉन्स्टिट्यूएंसीज, ये वो कॉन्स्टिट्यूएंसीज मानी जाती हैं जिसमें 3 से ज़्यादा कैंडिडेट्स के ऊपर क्रिमिनल केसेस पेंडिंग होते हैं। तो यूपी में इस वक्त 188 कॉन्स्टिट्यूएंसीज डिक्लेयर की गई हैं पहले 6 फेज़ में एज रेड अलर्ट कॉन्स्टिट्यूएंसीज। और अंत में मैं आपको एक ग्राफ और दिखाना चाहता हूँ। ये है एवरेज केसेस पर मेंबर, यानी कि या वो एमपी हैं या एमएलए हैं या कैंडिडेट हैं। तमिलनाडु हमारे देश में सबसे ऊपर है क्रिमिनल केस पर एमएलए में, वहाँ पे 12 केस है सब। और ये शायद आपको भी नहीं मालूम होगा, ये बहुत ही सरप्राइजिंग फैक्ट है।
केरला उसके बाद 5 केसेस। लोकसभा के जो एमपीज हैं, प्रति एमपी जो अक्यूज्ड हैं उनके ऊपर 4.5 केस के करीब है। बिहार में 4, गुजरात 3.4, यूपी 3.1 एंड पंजाब सबसे कम है 1.6 केस पर एमएलए। तो ये मैंने कुछ स्टेट्स का ही कंपाइल किया है, ये ऑल इंडिया फिगर नहीं थे, लेकिन ये एक ट्रेंड ज़रूर बताता है। तो अब आप लोग ही सोचिए कि आगे क्या करना है। आपने देखा कि सरकार की तरफ से एक फीबल सी कोशिश 2013-14 में हुई थी, उसका कुछ नतीजा निकला नहीं। एक रिपोर्ट आई है जो कोल्ड स्टोरेज में चली गई है। मोदी सरकार ने पिछले 7-8 साल में उस पर कोई भी अमल नहीं किया, उसको खोल के भी नहीं देखा। बीजेपी के स्टेट्स में बीजेपी के एमएलएस जो हैं वो सबसे ज़्यादा उन पर क्रिमिनल केसेस चल रहे हैं। तो ये लगता नहीं है कि ये सरकार इस पर कोई अमल करेगी भी या नहीं। जुडिशरी ने अपने हाथ धो दिए हैं कि ये उनका मामला नहीं है, ये लेजिस्लेटिव का मामला है, वो ही इस पर निर्णय लें। तो अब रह गई पब्लिक, और पब्लिक जो है वो अनजान बनती है, वो जाके वोट करती है, शायद देखते भी नहीं है कि किस सदस्य पर क्या क्रिमिनल केसेस हैं। यहाँ तक कि सीरियस केस वाले भी इलेक्शन जीत जाते हैं, और जब ऐसे लोग जीतेंगे तो इन्हीं लोगों में से ये जो एमएलए हैं ये सब एमएलए भी बनेंगे और मंत्री भी बनेंगे। करना हमें और आपको है। आप अपने कमेंट्स लिख के भेजिए, चाहे वो कोई छोटा ही स्टेप क्यों ना हो, लेकिन मैं उसको कंपाइल करूँगा और आगे इस पर ज़रूर बढ़ेंगे। तो आज के लिए इतना ही। देखने के लिए धन्यवाद। फिर मिलेंगे अगले हफ्ते किसी और टॉपिक पर। तब तक के लिए नमस्कार।